हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम्स जो कि ग्राम पंचायत कार्य या ग्राम विकास अधिकारी का होगा। टोह सीरीज जो कि घटना चक्र के द्वारा ये निकाला गया है, ठीक है। टोह प्रैक्टिस सेट सीरीज होगा, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इसमें हम देख लेते हैं तो हिंदी का और इसके बाद इसमें जीएस का पोर्शन जो है ये दोनों हो चुका है, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस सेट इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो 10 का प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। आप लोग चैनल पेज पर जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका जो है वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। आज से इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे जो है रीजनिंग का जो पोर्शन बचा है उसको हम शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो से, ठीक है। और आगे आज का इस वीडियो में पहला प्रैक्टिस सेट होगा, इसके बाद फिर रीजनिंग का अगले आने वाले दिनों में जो भी आएगा वीडियो उसमें प्रैक्टिस सेट 1 2 3 करके इस तरीके से सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात और कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो कम से कम पूरा वीडियो देखिए, तभी इसका फ़ायदा जो है एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। 2-4 क्वेश्चन देखने से जो है एग्ज़ाम में कोई भला नहीं होने वाला, ठीक है। 50 क्वेश्चन आने हैं, तो 50 क्वेश्चन पूरा देखिएगा, तभी जो है फ़ायदा भरपूर तरीके से मिल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा ज़रूर, ठीक है। पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं रीजनिंग का, तो इसमें लिखा कि निम्नलिखित नाम जो समूहों में से असंगत पहचान करना है, यानी कि इसमें से अलग कौन है वो बताना है, ठीक है। अब देखिए अमरूद दिया गया है, अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती और अनार, ये इतने दिए गए हैं फल के नाम। इसमें हमें बताना है कि कौन अलग है इन सभी से, ठीक है। अब ऑप्शन में दिया गया है सलाद पत्ता, कीवी, नाशपाती, अनार, इसमें से कौन सा अलग है ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे अलग अगर जाता है तो ये ए पार्ट हो जाएगा सलाद पत्ता, ठीक है। क्योंकि सलाद पत्ता जो है ये सलाद की श्रेणी में जाता है और बाकी जितने हैं इसमें सभी फल हैं, कीवी, अनार, नाशपाती, ये सब क्या हैं, ये फल हैं। तो इसलिए सबसे अलग जो हो जाएगा वो ये पार्ट आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए दिया गया है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करने जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करती है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें। अगर इसमें हम देखते हैं पहला चित्र जो दिया गया है ये वाला, इसमें अगर हम देखते हैं, देखिए इस तरीके से इसमें आने में क्या किया गया, इसको 90 डिग्री पर जो है घुमाया गया है दक्षिणावर्त, ठीक है। दक्षिणावर्त यानी कि इस तरीके से घड़ी की सुइयों के दिशा में इसको घुमाया गया है 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये आकृति मिली है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस आकृति को भी हम 90 डिग्री जो है घुमा देंगे दक्षिणावर्त। तो इसको अगर हम घुमाएंगे इस पोर्शन को तो हमें मिल जाएगा ये जो डी पार्ट में दिया गया है ये पोर्शन मिल जाएगा, ये चित्र मिल जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ जो है जब वीडियो कंप्लीट होगा तो आपको मिल जाएगा। हिंदी और जीएस का पीडीएफ मैंने उस पर अपलोड कर दिया है, आप लोग फटाफट ज्वाइन करके वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इनमें एक भिन्न है और उस भिन्न का चयन करना है। जिसमें दिया गया है उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड, इनमें से एक क्या अलग है ये बताना है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ब्रह्मांड में सूर्य, पृथ्वी, तारा, उपग्रह सभी आते हैं, अतः ब्रह्मांड क्या हो जाता है, इन सबसे अलग हो जाता है। तो आपका आंसर ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 विषय दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है कि 4 किसी तरीके से समान और एक अलग है और उस अलग विषय को बताना है कि कौन सा अलग है। पहला भौतिकी, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है। इसमें से बताना है कि कौन एक अलग है। अब ऑप्शन में जो दिया गया वनस्पति, रसायन, भौतिक और भूगोल, क्या इसमें अलग है। अलग की बात करेंगे, डिफरेंट की बात करेंगे तो जो विकल्प डी पार्ट दिया गया है ये अलग है, क्योंकि ये भूगोल है और ये तीनों अगर देखें तो विज्ञान से संबंधित, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान ये साइंस से संबंधित है, जबकि भूगोल जो इससे अलग है। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित आरेख एक कंपनी की किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण का परिणाम दिया गया है और आरेख का अध्ययन करके उसके विकल्प की पहचान करना है जो गलत दिया गया है। अब इसमें देखिए ये जो दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी और मराठी,
ठीक है। अब भाग लेने वाले कोई कर्मचारियों की संख्या दी गई है और इसके बाद इसमें जो है ऑप्शन में दिया गया है कि सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है। इसके बाद बी ऑप्शन में दिया गया 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते हैं। सी ऑप्शन में है 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते और 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। ये डी ऑप्शन में दिया गया। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा एक गलत ऑप्शन इसमें से दिया गया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है हिंदी अंग्रेजी और मराठी वाले कर्मचारियों का जो है टोटल दिया गया आंकड़ा, तो अगर हम इसमें देखते हैं सर्वेक्षण में कुल भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम जोड़ लेंगे सभी को। जो ये दिया गया है 10 + 8 + 12, ठीक है, प्लस इसमें हम 7 जोड़ देंगे, सभी को जोड़ लेंगे, प्लस 7 + 3 जोड़ देंगे, प्लस 9 जोड़ देंगे, प्लस 5 जोड़ देंगे और टोटल इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये आपका कितना आ जाएगा, 54 आ जाता है, जो कि ए ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है, हमें इसमें गलत ऑप्शन को बताना है। अब दूसरा अगर हम देखते हैं तो हिंदी बोल सकते हैं, यानी हिंदी बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या हम देख लेते हैं। तो इसमें हम हिंदी बोलने वाले कर्मचारियों की अगर संख्या देखते हैं तो देखिए हिंदी बोलने वाले कर्मचारियों को हिंदी का गोला ये है और इस गोले में अगर हम देखते हैं तो 12 है, 8 है, 3 है, 7 है, इतने कर्मचारी हिंदी के गोले के अंदर आते हैं। तो इनको सभी को जोड़ देंगे, 8 + 12, 8 + 12, ठीक है, 8 + 12 + 3 + 7, इसको अगर हम जोड़ते तो कितना आ जाता है, ये 30 आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बी पार्ट भी सही है, बी पार्ट भी सही लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें कहा गया कि 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते। तो मराठी बोलने वाले अगर संख्या की अगर हम बात करेंगे तो देखिए मराठी बोलने वाले अगर हम संख्या की बात करेंगे तो मराठी बोलने में अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए मराठी वाला जो गोला है या वृत्त है तो ये है, ठीक है, ये है। और इसमें अगर मराठी में अगर हम देखते हैं तो 5 + 3 + 7 + 9 इतना आता है मराठी वाला। लेकिन हमें मराठी ना बोलने वाले कर्मचारियों की अगर हम संख्या ज्ञात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो देखिए मराठी के अंदर जितने आ जाएंगे वो तो मराठी बोलते ही बोलते हैं, इसके बाद जितनी भी संख्याएं बच जाती हैं वो क्या हो जाएंगी, ना बोलने वाले। तो 10 + 8 + 12 बच जा रही हैं, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 30 आता है। ठीक है, 10 + 8 18 और 12 30 आ जाता है। तो इस तरीके से ये भी सी पार्ट भी सही है कि 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो केवल 2 भाषा बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या देख लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे 2 गोला कटा हुआ है, कैंसिल हुआ है या मतलब क्रॉस किया गया है, जैसे कि ये 8 जो 8 है ये देखिए दो गोला यहाँ पे क्रॉस किया गया है। ठीक है, इसके बाद ये 7 है, यहाँ पर भी 2 गोला क्रॉस किया गया है। इसके बाद ये 5 है, यहाँ पर 2 गोला क्रॉस किया गया है। तो इस तरीके से 3 संख्याएँ हैं जो 2 भाषा बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या है। तो इसको जोड़ लेते हैं, 8 + 7 + 5, 8 7 15 5 20। तो ये टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी है 2 भाषाएं बोलने वाली, 20 है। जबकि इसमें ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, 23 दिया गया है, जो कि यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हमें गलत ऑप्शन ही बताना था, तो डी पार्ट आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें यह पूछता कि तीनों भाषाएं बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल कितनी है, तो तीनों भाषाएं बोलने वाले कर्मचारियों की संख्या जो तीनों को क्रॉस किया है गोला एक दूसरे से, तो वो हो जाता है, इसमें केवल 3 आया है तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या है, तीनों भाषाएं बोलने वाले कर्मचारी हैं। तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 10 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण दिए गए हैं। ठीक है, आइसक्रीम फ्लेवर वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में जो है इसमें चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से जानकारी प्राप्त की गई है, जिसमें 50 अभ्यर्थियों ने वेनीला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद किया, 28 ने स्ट्रॉबेरी और 13 ने वेनीला और चॉकलेट दोनों को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनीला पसंद किया, 5 ने तीनों फ्लेवर पसंद किए। अब ऐसे कितने अभ्यर्थी जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वनीला को पसंद नहीं किया। अब इसको देखो वेन आरेख इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये वेन आरेख पर आधारित है। तो भी जब वेन आरेख आपका बन जाएगा तो बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो अगर हम इसमें 3 गोला करते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के चॉकलेट का नाम दिया गया है, तो इसमें हम 3 गोला कर लेते हैं, 1 2, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं 2, और इसके बाद हम इसमें 3 कर दिया। ठीक है, अब इस तरीके से 3 गोले हो गए। अब इसमें हमें करना बताना क्या है, देखिए मान लीजिए ये हो गया चॉकलेट वाला, हाँ ये हो गया चॉकलेट वाला गोला। ठीक है, चॉकलेट वाला गोला हो गया। ये गोला जो है ये वेनीला वाला है। ठीक है, वेनीला वाला।
और ये नीचे वाला जो गोला है ये हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी वाला गोला। अब इसमें देखिए जो सबसे कॉमन दिया गया है उस कॉमन को सबसे पहले अंक को हम इसमें लिखते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन जो है 5 ने जो है सभी तीनों फ्लेवर जो है पसंद किए, तो इसमें हम 5 जो है कॉमन तीनों में आता है, तो इसको 5 को हम बीच में लिख देंगे, ठीक है, 5 को सबसे पहले लिख देंगे। तो ये हो गया 5, 5 ये हो गया। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, अब इसमें जो आता है डबल डबल, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, डबल डबल देखते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है 13 ने जो है वेनीला और चॉकलेट को पसंद किया। तो देखिए वेनीला ये है, चॉकलेट ये है, तो ये वाले डबल में क्या है 13 है, यहाँ पे 5 पहले से लिख दिया गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 5 13, 13 ने वेनीला और चॉकलेट दोनों पसंद किया। अब ग्राफ के अनुसार भी यही दर्शा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की। तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाला गोला ये है यहाँ पे, यानी कि 11 ने पसंद किया, तो 5 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनीला, यानी कि ये वाला गोला की बात कर रहा है, तो 12 ने पसंद किया है, तो 5 पहले से लिखा हो, तो यहाँ पे 7 गिनती आ जाएगी। इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि 50 ने वेनीला पसंद की, ऊपर अब एक एक सिंगल सिंगल, तो वेनीला 50 ने पसंद किया। हम कितना लिख चुके हैं वेनीला वाले गोले में, तो 8 5 13 और 7 20 लिख चुके हैं, यानी कि 30 और रहेंगे जो वेनीला पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद 43 ने चॉकलेट पसंद किया, यानी कि हम इसमें लिख चुके हैं 8 5 13 और 6, 13 और 6 कितना होता है 19, तो 19 में जो 43 में 19 घटाएं तो कितना हो जाएगा, तो 24, 24 ने क्या पसंद किया, चॉकलेट पसंद किया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 28 ने जो है 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की। तो स्ट्रॉबेरी वाले पोर्शन में अगर देखते हैं तो 7 5 12 6 18 लिखा जा चुका है, यानी कि 10 और बचता है स्ट्रॉबेरी में, तो इसको हम 10 इस तरीके से लिख देते हैं। तो आपका बनके तैयार हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया, यानी कि चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को पसंद किया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन और ये चॉकलेट ये है और स्ट्रॉबेरी है, तो इस पोर्शन को पसंद किया, यानी कि और लेकिन वनीला को पसंद नहीं किया, यानी कि वनीला को पसंद नहीं किया। तो वनीला को पसंद ये पोर्शन कर रहा है, यहाँ से देखिए वनीला आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से, तो इस पोर्शन को पसंद नहीं किया गया, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद किया गया, ठीक है। तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को पसंद करने वाले जो 2 पार्ट में लिखा हुआ है 2 गोले में 6 लोग, तो 6 लोग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें डी पार्ट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से इसको लगाते हैं वेन आरेख बना के। जब आप वेन आरेख बनाएंगे इस पर 3 से 4 क्वेश्चन आप मतलब इस पर जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत ईजिली जो है समझ में आएगा और जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी वेन आरेख टाइप का है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो त्रिभुज है ये विवाहित व्यक्तियों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। आयत जो है नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत क्या है, नियोजित व्यक्ति को व्यक्त करता है, नियोजित, ठीक है, नियोजित व्यक्ति को व्यक्त करता है। और वृत्त जो है गोल्फ खिलाड़ियों को व्यक्त करता है, यानी कि गोल्फ खिलाड़ी किसको, वृत्त को व्यक्त करता है। तो ये हो गया। अब इसमें बताना कि उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित हो। तो त्रिभुज में जो विवाहित है, यानी कि ये पोर्शन ये सब अविवाहित में नहीं, ये विवाहित में आ गए, ठीक है। अविवाहित में आपके ए सी और डी बचे, ठीक है। इसके बाद इसमें कहता है अविवाहित हो और नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो नियोजित आयत में आ जाता है, यानी कि ए सी की बात कर रहा है। और अगला पूछ रहा है कि जो गोल्फ नहीं खेलते, गोल्फ यानी कि जो गोल्फ नहीं खेलते, तो गोल्फ कौन सा पोर्शन, तो वृत्त वाले पोर्शन को, तो यानी कि सी और डी भी नहीं होगा इसमें, तो आपका बचा क्या, ए ही बचा। और इस तरीके से आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी डी पार्ट हो जाएगा और ए आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी दिया गया है वेन आरेख का क्वेश्चन है कि त्रिभुज जो है अमेरिकी का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिभुज किसका, अमेरिकी का प्रतिनिधित्व करता है, अमेरिका का, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या दिया गया है, अगर इनसे बात करते हैं, वृत्त जो है गायकों का प्रतिनिधित्व, यानी कि वृत्त जो है गायक से संबंधित है। इसके बाद आयत जो है अभिनेता का प्रतिनिधित्व करता है, अभिनेता, ठीक है।
ये हो गया। अब इसमें वो हिस्सा चुने जो उन अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिकी गायक मानी त्रिभुज की बात कर रहा है, जो अभिनेता नहीं है, यानी कि जो आयत में है उनकी बात नहीं किया जा रहा है, उसके सवाल पूछा नहीं जा रहा है। और उन ऐसे जो है अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे चुनना है जो अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व। तो अमेरिकी गायकों यानी कि त्रिभुज में जो अक्षर हैं उनकी बात कर रहा है, और गायक भी हैं उनकी बात कर रहा है। तो एक ही है ए, ठीक है। ए क्या है? त्रिभुज भी है, त्रिभुज के अंदर भी है, वृत्त के अंदर भी है। तो ए जो गायक भी है और अमेरिकी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि निम्न चित्र में कितने त्रिकोण हैं। तो त्रिकोण गिनने की अगर हम बात करेंगे तो इसमें त्रिकोण आप गिन लीजिए, टोटल तो आ जाएंगे आपके 13, ठीक है। जब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये हो गया 6, फिर इसके बाद ये हो गया 7, फिर इसके बाद ये हो गया 8, फिर इसके बाद इसमें ये हो गया 9, फिर इसके बाद ये हो गया 10, ठीक है। इसके बाद ये पूरा एक हो गया 11, ठीक है। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं ये वाला, तो एक 12, 12 के बाद इसमें अगर हम बात करेंगे एक कहीं रह गया, तो ये जो है इसको गिना गया शायद, हाँ ठीक है। तो ये वाला पूरा ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें हम निकालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अब इसमें एक विधि और होता है कि इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक एक करके जो इस कोने पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस कोने पर कितने, और इस कोने पर त्रिभुज, और इस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इस तरीके से भी इसको निकाला जा सकता है। आंसर इसका 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मानक पासा वह होता है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। यानी कि विपरीत वाला जो संख्या होता है, विरुद्ध मतलब पीछे वाला, तो उसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। तो इसमें देखिए विपरीत, इसके विपरीत 2 के विपरीत 5 आएगा, ऑप्शन ए में देखते हैं तो 5 2 7, 4 के विपरीत 6 आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा 6 4 10, ठीक है। जो कि ये गलत हो जाएगा क्योंकि 7 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं तो बी ऑप्शन में क्या हो जाता है? 2 के विपरीत 5 है, हो जाता है, मैंने एक का छोड़ के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 के विपरीत 6 है तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, और 4 के विपरीत 3 है तो यहाँ पर भी 7 आ रहा है, यानी कि आपका सटीक आंसर बी पार्ट ही राइट हो जाएगा। अब बी पार्ट आंसर हो जाएगा तो अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें और बात करें तो दिया गया है, नियाज अपनी मछली तालाब से मछली बाजार गया। सबसे पहले वो सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। सबसे पहले उत्तर हम किसको मान लेते हैं? इधर उत्तर मान लेते हैं, ऊपर वाले दिशा में। अब ये क्या गया? मछली बाजार गया, 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया। ये मान लेते हैं मछली तालाब यहाँ से है, यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा में गया और उसके दाएं मुड़ गया। तो यहाँ पे अगर खड़ा है तो इसका दाएं इस साइड वाला होगा, तो इधर मुड़ा, और उसके बाद वो सीधे 3 किलोमीटर गया, यानी कि यहाँ से अब ये चला, अब ये 3 किलोमीटर चला। इसके बाद क्या कह रहा है कि अब उसके बाद बाएं मुड़ा यानी कि ऊपर की ओर जाएगा, और वो जो है मछली बाजार तक पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर इधर भी चला, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर चला, तब जाके ये मछली बाज़ार, यहाँ मान लीजिए डी पॉइंट और ए पॉइंट, तो डी पर जो है मछली बाज़ार मिल गया, तो यहाँ तक चला। अब नियाज के मछली तालाब और मछली बाज़ार के बीच की छोटी दूरी क्या है? छोटी दूरी माने कि सीधी दूरी, यहाँ से ऐसे सीधी दूरी इस तरीके मिला दिए, तो ये दूरी पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। अब इसको अगर हम त्रिभुज बनाते हैं ऐसे डैश डैश करके, देखिए त्रिभुज हम पहले बनाते हैं इस तरीके से। एक तो त्रिभुज ये चतुर्भुज बन गया, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, तो ये एक तरीके से चतुर्भुज बन के त्रिभुज बन गया। अब इसमें हम ऑप्शन में क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये हो गया, ये बिंदु हो गया, ये हो गया बी बिंदु, ये हो गया सी बिंदु, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में अब देखिए अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है, और ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो ये भी 3 ये भी 2। अब इस तरीके से हमें मान किसका है, ये जो आधार सी बी का मान निकल गया, ए बी का मान पता है, हमें जो निकालना है वो ए सी का मान निकालना है। और त्रिभुज ए बी सी एक क्या कहते हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या लगाया जाता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस
बी सी का स्क्वायर, इस तरीके से फार्मूला लगता है पाइथागोरस में। अब यहाँ से ए सी का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, ए बी का स्क्वायर यानी कि ए बी का मान कितना है, ये 2 है, ये 2 है, यानी कि 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, और ए सी का स्क्वायर आ गया 25, और तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी दूरी छोटी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा जो है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से दिया गया है। इसमें बताना है कि रवि अपने भाई को घर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है और पहले वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम मान लेते हैं इधर पश्चिम, ठीक है, उत्तर इधर तो पश्चिम इधर होगा। अब हम क्या कहता है 4 किलोमीटर, यहाँ से चलता है पहले 4 किलोमीटर, इस तरीके से गया, ठीक है, मान लीजिए वो बिंदु से गया ए बिंदु तक, तो ये 4 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ने के बाद अगर यहाँ पर खड़ा होगा तो बाएं इधर वाला पोर्शन होगा, ठीक, नीचे, और घर पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। तो फिर इसको 3 किलोमीटर चला दिया, ठीक है, 3 किलोमीटर चल दिया। अब क्या कि वहाँ से दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर और चलता है, ठीक है, तो चलता है। और घर और चर्च के बीच की दूरी सबसे कम दूरी बताना है। तो ये हो गया चर्च ओ पॉइंट पर, और यहाँ पे बी पॉइंट है, और बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये घर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी हमें पता करना है, ये दूरी जो है बताना है कितना होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे समकोण, यानी कि बिंदु ए जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये समकोण बनाएगा, और समकोण जहाँ बनाता है तो समकोण त्रिभुज बन जाता है ए ओ बी। और ए ओ बी अगर त्रिभुज बन गया समकोण तो इसमें फिर पाइथागोरस लगा देंगे, तो यहाँ पे बी ओ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए ओ का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, और इस तरीके से यहाँ पे 16 9 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, और यही हमें पूछा गया था, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। अधिवर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, कुल दिन होते हैं 366। ठीक है, और विषम दिनों की अगर संख्या ज्ञात करनी है तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, और जो शेष फल आएगा वही विषम दिन हो जाएगा। तो अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो इसमें 2 शेष फल आता है, और जो 2 शेष फल आता है ये क्या हो जाता है, ये विषम दिन हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 4 चिन्हित आकृतियों में से 3 एक प्रकार के हैं और एक आकृति भिन्न है, तो भिन्न आकृति को बताना है, इनमें से कौन सा भिन्न आकृति है। ठीक है, देखिए अगर हम भिन्न आकृति की बात करते हैं तो इसमें देखिए आर क्यू और यस, ये तीनों एक अक्षर हैं अंग्रेजी के, लेकिन जबकि बी पार्ट में जो दिया गया ये एक अलग डिफरेंट दर्शाता है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट ही हो जाएगा। आर क्यू यस जो है ये प्रतिबिंब के सामने अक्षर रखे हुए जो उल्टा लिखा गया वो हमें दिखा रहा है, दर्शा रहा है, दर्पण प्रतिबिंब किसको कह सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए जो है पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, चलिए इसको 5 किलोमीटर चलाते हैं। यहाँ से मान लीजिए चलता है ये 5 किलोमीटर इधर चलता है, और ये 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया ए। और इसके बाद क्या कहता है कि फिर वो दाहिनी ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर दाहिनी ओर मुड़ता है, यानी कि इधर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, ये 8 किलोमीटर मान लीजिए चला इधर। फिर क्या कहता है कि बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। ठीक है, सॉरी, दाहिनी ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी कि जो नीचे 5 चला था बाईं ओर अगर मुड़ेगा तो यानी कि ये किधर मुड़ेगा, दोबारा इसको देखते हैं। देखिए पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूरब दिशा की ओर यहाँ से चलता है, ये पूरब दिशा इधर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ऊपर को उत्तर मानते हैं तो इधर पूरब होगा, तो 5 ये चला। इसके बाद ये कहता है कि 5 चला, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ा, यहाँ पर खड़े होंगे तो दाहिनी ओर नीचे आएगा और 8 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, इसके बाद कहता है बाईं ओर मुड़कर, यानी कि अगर यहाँ पर खड़े थे तो बाईं ओर इधर आएगा, 5 किलोमीटर चलेगा। फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि यहाँ पर अगर खड़ा होगा तो ऊपर जाएगा बाईं ओर मुड़ने के लिए, तो फिर 8 किलोमीटर चला, तो ये फिर 8 हो गया। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, तो यहाँ से चला था, यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, और ये बीच में ये कितना है, ये भी 5 है, क्योंकि समानांतर कोण पर चल रहा है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी
क्योंकि नीचे 5 है तो ये 5 तो 5 5 प्लस 5 प्लस 5 10, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए सवाल में कथन, अब कथन कारक दिया गया है, एक कथन के पूर्व बाद दो पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है, फिर दो पूर्वानुमानों का विचार करना है और यह तय करना है कि उनमें से कौन सतार्किक रूप से किसी भी संदेश से परे कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन क्या है? कथन है कि भारत जो है दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% की हिस्सेदारी रखता है, यह कथन हो गया। पूर्वानुमान क्या दिया गया है? पूर्वानुमान दिया गया है, पहला दिया गया है कि विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। दूसरा पूर्वानुमान है केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। अब इसमें बताना है कौन सा सटीक बैठता है। तो अगर हम कथन की बात करें तो जो दिया गया है, भारत दुनिया के कुल आईटी का उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है, इसके संदर्भ में न तो पूर्वानुमान विदेशी कंपनियां जो दिया गया है यानी कि पहला, और न ही पूर्वानुमान दूसरा जो दिया गया है वो क्या है कि अंतर्निहित है। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आंसर आपका इसमें जो है सी पार्ट हो जाएगा, ना पूर्वानुमान फर्स्ट ना पूर्वानुमान सेकंड निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। निष्कर्ष पढ़ें तथा तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन क्या है? कथन में दिया गया सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं, दूसरा है सभी क्लोरीन उपयोगी हैं। कारक में दिया गया है कि कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं और कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है। अब इसमें बताना है कि क्या जो है सही है क्या गलत है। अब देखिए, अगर इसमें इसको थोड़ा सा बनाते हैं चित्र, तो देखिए अगर हम ये कहा है कि सभी ऑक्सीजन अद्वितीय हैं, तो सभी ऑक्सीजन अद्वितीय है, तो ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, और ऑक्सीजन कौन सा हो गया? ऑक्सीजन छोटा वाला वृत्त हो गया ऑक्सीजन, और बाहर वाला हो गया अद्वितीय। अब देखिए जो दिया गया है कथन वो सटीक बैठ रहा है। ठीक है, सभी ऑक्सीजन क्या है? अद्वितीय हैं। दूसरा है सभी क्लोरीन उपयोगी हैं। अब क्लोरीन वाला देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए दिया गया है, ये हो गया। ठीक है, तो सभी क्लोरीन उपयोगी हैं, तो उपयोगी हो गया बाहर वाला वृत्त उपयोगी, और अंदर क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो उपयुक्त वेन आरेख से स्पष्ट होता है कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, जो निष्कर्ष पहला है ये अनुसरण करता है। ठीक है, अब इसमें क्यों? क्योंकि कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, तो उपयोगी और क्लोरीन का तालमेल है, तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे उपयोगी, तो कुछ क्लोरीन उपयोगी हैं, ये बिल्कुल निष्कर्ष फर्स्ट क्या है? निष्कर्ष निकलता है। लेकिन कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन यहाँ पर है और क्लोरीन यहाँ पे, तो इसका दोनों का कोई तालमेल ही नहीं है। ठीक है, तो पहला ही निष्कर्ष निकलता है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट जो केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी कथन कारक से संबंधित है। दिया गया है कि क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। तर्क दिया गया है कि पहला है हाँ, गरीब खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे ही आवश्यकता को इंगित करती है। दूसरा है नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा कथन सही है। दिए गए कथन में अगर हम देखें, पहला जो तर्क दिया गया है वो, और सेकंड जो तर्क है वो नहीं वाला है, ये दोनों जो है अनुसरण करते हैं। अतः आपके आंसर की अगर हम बात करें तो दोनों तर्क क्या हैं? मजबूत होते हैं। तो आंसर आपका इसमें दोनों सही हो जाएगा, जो कि आपका किस पार्ट में दिया गया है? पार्ट डी पे दिया गया है कि दोनों तर्क फर्स्ट एंड सेकंड मजबूत हैं। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन और पूर्वानुमान से दिया गया है। अगर हम कथन की इसमें बात करते हैं तो जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं कर सकते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दिया जाएगा, ये दिया गया है कथन। अब इससे पूर्वानुमान क्या लगाया जा सकता है? पूर्वानुमान पहला इसमें दिया गया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है, और पूर्वानुमान सेकंड है कि प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। इसमें बताना है कि पहला दूसरा में कौन सा सही है इस कथन के अनुसार। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो जो पहला पूर्वानुमान दिया गया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है, ये जो है सही है, अंतर्निहित है, ये बैठता है। क्योंकि ऊपर जो कथन में दिया गया कि जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो यानी कि रिकॉर्ड बुक अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया गया है कि प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है, ये भी अंतर्निहित होता है कथन से संबंधित। तो अगर इसमें देखेंगे तो केवल पूर्वानुमान फर्स्ट जो है अंतर्निहित होता है, तो आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा? एक, केवल एक पूर्वानुमान फर्स्ट जो है अंतर्निहित होते हैं।
दूसरा जो है ये गलत है, ये इसके पूर्वानुमान जो दिया गया है कथन के अनुसार ये अंतर्निहित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कथन और कारक से संबंधित दिया गया है। सवाल दिया गया है कि कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है। अब पहला है कि कलई रमेश के उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है और विजय कलई के उत्तर पश्चिम में 5 मीटर की दूरी पर है। सेकंड है नायर विजय के पश्चिम से 5 मीटर दूर है। इसमें बताना है कि कथन फर्स्ट और सेकंड में उपलब्ध तथा तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं, या फिर कथन सेकंड में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं, या फिर कथन फर्स्ट में उपलब्ध तथ्य का सवाल देने के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया, हमें बताना है कि जो तथ्य कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दिया गया है इसको मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो नायर की दिशा जो पूछी गई वो निकल आएगा कि नहीं। तो अगर हम निकालते हैं तो दिया गया है कि कलई जो है रमेश से उत्तर से 10 मीटर की दूरी पर है, यानी कि मान लीजिए रमेश यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ से उत्तर इधर जाएगा तो ये 10 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कलई खड़ा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि विजय जो है कलई के उत्तर पश्चिम में, विजय जो है कलई के, तो ये उत्तर हो गया और ये हो गया पश्चिम 90 डिग्री, तो इसके जगह पे 45 डिग्री जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। तो ये कितना 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है यहाँ पे विजय। ठीक है, विजय जो है 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। इसके बाद बता रहा है कि विजय जो है कलई के उत्तर पश्चिम में। अब फिर सेकंड दिया गया है कि नायर विजय के पश्चिम से 5 मीटर दूरी है, यानी कि यहाँ से अगर देखते हैं तो नायर सबसे लास्ट में खड़ा है और 5 मीटर की दूरी पर है। तो कलई के संदर्भ में नायर की दिशा ज्ञात करने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों की उपलब्ध तथ्य मिलाकर सवाल देने के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि दोनों तथ्य मिलने के लिए मिलाकर जवाब देने के लिए पर्याप्त है, तो आपका आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में से एक दूसरे जोड़ी के सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। जैसे कि बोन दिया गया है आर्थोपेडिस्ट। ठीक है, तो कैंसर इसी प्रकार किससे संबंधित। तो देखिए, जिस प्रकार हड्डी के उपचार के लिए आर्थोपेडिस्ट होते हैं उसी प्रकार कैंसर के उपचार के लिए ओंकोलॉजिस्ट होते हैं, और आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि रमेश को इस तरीके से लिखते हैं और मिताली को इस तरीके से लिखते हैं तो उसी कूट भाषा में रणबीर को क्या लिखा जाएगा। रमेश की अगर हम बात करते हैं तो देखिए रमेश का जो कूट दिया गया है TBNFTJ, अगर हम पहला से पहले को मिलाते हैं तो R से T अगर जाते हैं तो +2 जाते हैं। ठीक है, वर्ड में क्रम में, और अगर A से हम फिर जाते हैं B तो +1 जाते हैं, फिर M से अगर N जाते हैं तो कितना जाते हैं +1 जाते हैं, और फिर E से F जाते हैं तो +1 जाते हैं, S से फिर 1 जाते हैं +1 जाएंगे, S से T पर, लेकिन H से अगर हम J जाते हैं तो फिर हम +2 जाते हैं। तो ये हम देखते हैं इसमें कि +2 पहले पर और +2 लास्ट में जाते हैं, बाकी बीच की जितने भी वर्ड हैं उनमें हम +1 जोड़ते चले जाते हैं, तो वो जो है चीज़ें मिलती चली जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इसमें, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं दूसरा कोड अगर देखते हैं तो इसमें देखिए मिताली और NJV दिया गया है, NJB BNJ इस तरीके से दिया गया है। तो अगर मिताली में देखते हैं तो M से अगर हम N जाते हैं, M से N जाएंगे तो +1 होगा, और I से अगर हम J जाएंगे तो +1 होगा। ठीक है, I से अगर हम J जाएंगे तो भी +1 होगा। T से अगर हम Y जाते हैं तो T से अगर हम V जाते हैं तो +2 जाता है, और A से अगर हम B जाते हैं तो A से अगर हम B जाएंगे तो जाता है +1। ठीक है, +1। तो इस तरीके से इसमें अगर हम देखते हैं पॉइंट पॉइंट तो देखिए इसमें वर्णमाला क्रमांक विषम संख्या में है तो उसमें 1 जोड़कर, और यदि वर्णमाला क्रमांक सम संख्या में है तो उसमें 2 जोड़कर कोडिंग की गई है। ठीक है, तो जैसे अगर अब विषम में देखिए R दिया गया है, R से T गए, तो अगर हम R से T जा रहे हैं तो R क्या है 18वें नंबर पर आता है, और R में इसलिए 2 जोड़ा जाता है तो T आता है। एक की अगर हम एक की बात करें तो एक पहले स्थान पर आता है, यानी विषम संख्या, तो इसमें 1 जोड़ा जाता है। M जो है 13 स्थान पर आता है, इसमें विषम जोड़ा जाता है तो 1 जोड़ा जाएगा। ठीक है, विषम आता है। E जो है 5वें स्थान पर यानी कि विषम संख्या, तो इसमें भी 1 जोड़ा गया। S जो है वो 19 क्रमांक पर है, इसमें भी 1 जोड़ के T लाया गया। H जो है 8वें क्रमांक पर है, यानी कि ये सम संख्या के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें +2 जोड़ के J लाया गया। ठीक है, और इसी प्रकार ये कोडिंग इसमें भी लागू किया गया। 13 जो M है वो 13 है, यानी कि विषम है, तो M में क्या गया +1 जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद
आई अगर हम बात करें 9 आता है और 9 में क्या किया +1 जोड़ा गया, विषम है। टी जो 20 है सम आता है और टी में हमने क्या किया, टी में हमने 2 जोड़ दिया, ठीक है। सम है जहाँ 2 और विषम आता है जहाँ पर 1 जोड़ा गया। अब इसी प्रकार हम रणवीर का देख लेते हैं कोड, समझ गए। तो कोड की अगर हम बात करेंगे रणवीर, तो रन यानी कि आर क्या है सम है, और सम में हम क्या करेंगे +2 जोड़ देंगे, यानी कि आर के बाद एस और टी, तो टी आ जाएगा, ठीक है। आर की जगह पे टी आ जाएगा। इसके बाद ए आता है, ए का मान 1 आता है। अब 1 पर क्या है, ये विषम संख्या, तो इसमें हम +1 करेंगे, तो ए के बाद यहाँ पे बी हो जाएगा। एन का मान 14 आता है, 14 क्या है सम संख्या है, तो 14 में 2 जोड़ देंगे, तो 14 2 16, और 16 होता है पीक का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद बी आता है 2 2 अगर आता है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी +2 जोड़ेंगे, तो सी और डी, इसके बाद डी आएगा इसमें, तो टी बी पी डी ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन में अगर देखते हैं तो टी बी पी डी इसी में है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट इस तरीके से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में फाइट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PIEC को किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए फाइट का अगर हम देखते हैं इसके कोड में, तो एफ से अगर हम ए जाते हैं तो -2 करते हैं, ठीक है। आई से अगर हम एच जाते हैं तो -2 करते हैं। जी से हम एफ जाते हैं तो भी -2 करते हैं, सॉरी -1 करते हैं, -2 नहीं -1, ठीक है। क्योंकि EFHI FG और GH फिर ST, तो इस तरीके से -1 हम करते जा रहे हैं कोड में। तो दिया गया जो मान है उसमें भी हम -1 कर देंगे, तो हमारा OHDBD निकल के आएगा, ठीक है। सब में -1 करके लिख देंगे तो आपका OHDBD निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो फिलो का जो है ये कोड बनता है, तो 0 का कोड क्या बनेगा। तो देखिए F का मान 6 होता है, 6 को हम अगर 3 से भाग करते हैं तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 आता है, 2 स्थान पर कौन हो जाएगा B आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार I का मान 9 होता है, 9 को 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 3 त्रिका 9 आता है, 3 की जगह पे यहाँ पे C आ गया, ठीक है। इसके बाद इसी प्रकार L का मान होता है 12, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, 4 का मान होता है D। इसके बाद O का मान होता है 15, 15 को हम 3 से डिवाइड करते हैं 5 आता है, 5 का मान होता है E। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा 3 से डिवाइड करके वो कोड बना दिया गया। तो हम इसी तरीके से सेम इस तरीके से XURO में करेंगे। X का मान देखते हैं, इसके बाद U का मान, फिर R का मान, फिर O का मान, ठीक है। तो X का मान जो होता है उसमें हम 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। X का मान जो होता है वो 24 होता है, 24 में अगर हम 3 डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड करने पर 8 आएगा, और 8 पर कौन सा वर्ड आता है तो H आता है, ठीक है। इसके बाद U का मान होता है कितना 21, 21 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 7 आता है, 7 पर कौन सा मान आता है G आता है। इसी प्रकार 18 होता है, R का मान 18 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 पर जो वर्ण आता है वो होता है F। और इसी तरीके से O का मान होता है 15, 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आता है 5, और 5 पर होता है E। तो इसका कोड कितना बन जाएगा HGFE जो कि A पार्ट में दिया गया है, आंसर A पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे इसमें, तो मान लेते हैं AB की पुत्री है, BC की बेटी है, CD का भाई है और DE की माँ है। यदि E पुरुष है तो AE का संबंध बताना इनमें से। देखिए अब ये ब्लड रिलेशन आ गया, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक आध क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसमें दिया गया है कि A जो है वो B की पुत्री है, B की पुत्री है ये, यानी ये कि ये क्या हो गई फीमेल हो गई, ये B की पुत्री है। तो इधर एरो लगा कर इसको पुत्री लिख देते हैं, ये किसकी पुत्री है, ये B की पुत्री है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहेगा, B जो है C की बेटी है, यानी कि B भी फीमेल हो गई, C की बेटी है तो C जो है बेटी हो गई, तो ये हो जाएगा, ये भी पुत्री हो जाएगी किसकी, C की, ठीक है। यहाँ पे C लग दी है। अब इसके बाद कह रहा है C D का भाई है, D का भाई क्या है, C है, C जो है वो क्या है, D का भाई है, D का भाई है C। तो ये हो जाएगा इस तरीके से C, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे D लिख देते हैं तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि D जो है वो E की माँ है, D क्या है, माँ है E की, तो माँ हो गई, माँ है E की, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, अब पूछा गया है कि अगर E पुरुष है, यानी E पुरुष है ये इस तरीके से, तो A का E से क्या संबंध है, इनका A का E का संबंध बताना है। तो E पुरुष है और E जो पुरुष है उसकी माँ D है, और माँ जो D है उसका भाई C है, तो C अगर उसका भाई है इसकी माँ का तो वो मामा हो गया,
और मामा की पुत्री तो क्या हो जाएगी यहाँ पे भांजी हो जाएगी, ठीक है। तो ए और ई से संबंधित क्या हो जाएगा, डी जो है बी की बुआ होगी, डी क्या होगी, बी की बुआ होगी। और इसके बाद यहाँ पे ई जो है बी का क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा। और इस तरीके से ए जो है ई की भांजी हो जाएगी। तो आपका आंसर इसमें भांजी सही हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़ना, इसके बाद उसका आंसर देना है। देखिए क्या क्या दिया गया है। x प्लस वाई का अर्थ होता है एक्स वाई का पिता है, x माइनस वाई का अर्थ होता है एक्स वाई की पत्नी है, x इंटू वाई का अर्थ होता है एक्स वाई का भाई है, और x हैश टैक्स वाई का अर्थ होता है एक्स वाई की पुत्री है। अब इसमें यदि m प्लस एन हैश टैक्स एल हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो m प्लस एन पहले देखते हैं। तो x प्लस वाई एक्स वाई का पिता है, तो m प्लस एन तो m n का पिता है। तो इसमें m जो है वो क्या है, n का पिता है, तो m हो जाएगा पिता, m हो जाएगा पिता, ठीक है। और इसके बाद n हैश टैग l यानी कि x y की पुत्री है, तो यहाँ पे n l की पुत्री हो जाएगी, l की पुत्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी, n, ठीक है। ये हो जाएगी पुत्री। तो इसका पिता ये है, इसकी पुत्री ये है, तो इसकी भी पुत्री है, यानी कि ये पत्नी हो जाएगी m की। तो इस तरीके से m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा l का पति। तो इसमें अगर देखते हैं तो ये सही लिखा हुआ सी पार्ट में m क्या है, l का पति है, सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो दिया गया है, मान लीजिए ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई मादा है तो ए ई से कैसे सम, अभी ऊपर जस्ट इसका क्वेश्चन हुआ है, अगर इसमें हम देखेंगे इसको लगाएंगे तो भतीजी इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए एट द रेट बी का अर्थ होता है ए बी की बेटी है, इस तरीके से इसका अर्थ है कि ए बी की बहन है, और अगर बिंदु लगा है तो ए बी का पिता है, तो हमें बताना डब्ल्यू एट द रेट एक्स बिंदु वाई हैशटैग जेड का क्या अर्थ है। तो इसमें अगर देखते हैं तो पहले डब्ल्यू एट द रेट एक्स देखते हैं। तो ए एट द रेट बी का अर्थ होता है ए बी की बेटी है, तो यानी कि ए बी की बेटी यहाँ पर डब्ल्यू एक्स की बेटी हो जाएगी, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू जो है वो बेटी है एक्स की, ठीक है, एक्स की ये बेटी हो जाएगी। इसके बाद एक्स इंटू वाई, तो ए इंटू बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, तो एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वो किसका पिता है, वाई का पिता है। तो वाई को इसको इस तरीके लिखते हैं, और वाई का पिता है यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा वाई का पिता, ठीक है। फिर कह रहा है कि वाई हैशटैग जेड, तो ए हैशटैग बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है, यानी वाई जेड की बहन होगी यहाँ पे। तो वाई जेड की बहन होगा तो जेड की बहन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें बताना कि डब्लू के एक भाई और एक बहन है। यदि डब्लू के एक भाई और एक बहन है तो इसमें बताने कि कौन सा संबंध सही है। तो एक्स जो है वो किसका जो है पुत्र हो जाएगा, तो एक्स जो है वो पुत्र होगा, एक्स का पुत्र जेड होगा, ये हो जाएगा पुत्र जेड, ठीक है। जेड क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, और डब्लू और जेड क्या हो जाएंगे, ये दोनों भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर डब्लू जेड भाई हो जाएंगे और एक्स जो होगा वो जेड जो होगा वो एक्स का पुत्र होगा, यानी जेड एक्स की पोती गलत, जेड एक्स का भाई है, जेड एक्स का पुत्र है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और इसके बाद तर्क मजबूत करना है। कथन दिया गया है कि क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की। अब हाँ में दिया गया है और ना में दिया गया, बताना है कि इनमें से कौन सा तर्क मजबूत है। तो क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की। अगर हम इसमें देखते हैं तो कथन में तो पहला जो दिया गया है हाँ, चूँकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया था, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर संघर्ष कर रही थी। मजबूत है, जबकि तर्क सेकंड क्या है, मजबूत नहीं है। तो आपका आंसर इसमें सिर्फ पहला हो जाएगा, तर्क केवल पहला मजबूत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जैसे इसका इस तरीके से संबंध है उसी तरीके से संबंध इसमें आगे बताना है। तो जेड एक्स वाई डब्ल्यू, इसमें अगर हम -5 करते हैं जेड में तो यू आता है, -5 एक्स में करते हैं तो एस आता है, वाई में -5 करते हैं तो टी आता है, डब्ल्यू में -5 करते हैं तो आर, यानी कि -5 करके हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम -5 इसमें चीज़ों में करेंगे तो हमें आंसर पता हो जाएगा, जो कि हो जाएगा KIZJ, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, गरबा।
इसमें अगर देखते हैं तो कथकली, मणिपुरी, ओडिसी ये क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल, जबकि गुजरात में गरबा जो होता है एक लोक नृत्य से संबंधित। तो आंसर आपका इसमें सी पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बताना है कि 2, 7, 16, 29 आगे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 2 में अगर 5 जोड़ते हैं तो 7 आता है, 7 में अगर 9 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 16 आता है, 16 में अगर हम कितना जोड़ते हैं, 13 जोड़ते हैं तो 29 आता है। और 29 में हम क्या करेंगे, अब देखिए 5, 7, 13, तो इसमें भी ये कॉमन निकलेगा, 5 यहाँ पे 7 आ गया, यानी कि कैसे 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा और 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 9 दिया गया। तो 5 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 9 आता है और 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 आता है और 13 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 13 4 17 आएगा और 17 ये जोड़ेगा 29 में, तो 17 जोड़ते हैं 29 में तो 46, अगली संख्या कौन आ जाएगी, 46 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 श्रृंखला लगा, आपका आंसर आ गया डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है और संख्या संयोजन जब अनुरूप वर्ण व्यवस्थित हो तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, तो वो बताना है कौन सा अर्थपूर्ण शब्द इसमें होगा। ठीक है, देखिए दिए गए शब्दों को अगर हम अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो ये एक तरीके से ये सुगर लिखा हुआ है, सुगर। ठीक है, सुगर प्राप्त होता है। अब सुगर को अगर हम जो है ये इसका अंक मान दिया गया, किस तरीके से इसको मानते हैं, तो देखिए अगर हम इसमें देखते हैं तो ये किस तरीके से 5, 3, 7, 9, 1 ये अगर करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुट भाषा में टोमेटो को ब्रिंजाल के रूप में जानता है, ब्रिंजाल को रेडिश और रेडिश को कैबेज, कैबेज को ओकरा के रूप में। तो ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी को क्या कहेंगे, तो चूँकि ज़मीन के नीचे उपजने वाली सब्जी रेडिश होती है यानी कि मूली होती है, लेकिन प्रश्न में मूली को कैबेज कहा गया यानी कि बंद गोभी कहा गया है, तो आंसर आपका इसमें बंद गोभी हो जाएगा, कैबेज, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा अक्षर समूह अगला होगा, इसमें अगला बताना है। तो देखिए पहला अगर हम एस में 3 जोड़ते हैं तो देखिए पहला का इसमें लास्ट में मिलाएंगे, एस में 3 जोड़ेंगे तो वी आ जाएगा। टी में अगर हम टी में कितना जोड़ते हैं, -2 करते हैं तो आर आता है। ई में अगर हम कितना जोड़ते हैं तो +1 करते हैं तो आर एफ आता है। एम 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से इसमें अगर हम देखते हैं तो वी 0, आर में अगर हम +1 करेंगे तो एस आ जाएगा, एम में अगर हम -2 करेंगे डी आएगा और एम में जो है +3 करेंगे तो पी आएगा। यानी कि 0 +1 -2 और +3 का चलता है, तो लास्ट में हम यही पार लगा देंगे। एस में अगर हम +3 करेंगे तो सबसे लास्ट वाली संख्या वी प्राप्त होगी और इसके बाद अगर हम डी में +2 करेंगे -2 करेंगे तो हमें बी प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद है पी में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो क्यू प्राप्त होगा और इसके बाद बी का बी हो जाएगा सेम, तो बी की बी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया। ठीक है, यदि m बराबर 170 तो w बराबर कितना होता है, तो जिस प्रकार अगर हम वर्णमाला क्रम देखते हैं तो m का मान होता है 13, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 3 हम 169 होता है, +1 जोड़ देते हैं तो 170 आ जाता है। उसी प्रकार w का मान होता है वर्णमाला क्रम में 23। ठीक है, w होता है 23, 23 का स्क्वायर करते हैं +1 जोड़ देंगे तो 23 का स्क्वायर होता है 529, +1 जोड़ेंगे तो 530 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर दिया गया है, सी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा अक्षर समूह अगला होगा, यहाँ पे अगला बताना है कौन सा होगा। अब अगर इसमें हम देखते हैं तो व्यंजनों में क्या किया गया कि +1 तथा स्वरों में +2 की वृद्धि करने से अगला पद प्राप्त हो रहा है, जबकि प्रत्येक समूह के चारों अक्षरों के वर्णमाला क्रमांकों का योग करने पर उस समूह में दी गई संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हम जो है वर्णमाला क्रम के जितने भी अक्षर हैं इसको अगर हम जोड़ते हैं, यानी कि 7 + 1 8 + 13 8 21 प्लस और इसके बाद 5 21 5 26, तो 26 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से कर लेते हैं कि MHSL को जोड़ लेते हैं, इसमें जो दिया गया है और जिसमें मान आ जाएगा, तो MHSL को अगर हम जोड़ते हैं तो 52 आता है, तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, MHSL 52। 4 बहनें सुनीता, पुनीता, विनीता और जूली हैं, सभी की उम्र भिन्न है। सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, विनीता जूली से छोटी है, चारों में से सबसे छोटी कौन है, तो सुनीता जो है वो छोटी है किससे, पुनीता से। ठीक है, सिर्फ पुनीता से छोटी है और जूली दिया गया है वो बड़ी है विनीता से। ठीक है, इसके बाद इसमें जो दिया गया है अगला, यानी कि पुनीता बड़ी हो जाएगी, ठीक है, सुनीता इससे छोटी हो जाएगी, फिर होगी जो है जूली छोटी और सबसे छोटी हो जाएगी विनीता। तो इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो विनीता राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्या के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है ये बताना है। तो दिए गए अगर अनुक्रम की बात करते हैं तो इसमें देखिए 2 के बाद ये 3 आता है, ठीक, फिर इसके बाद 1 आता है, फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं 8 5 3 2 2 के बाद ये 5 आता है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं 2 के बाद 6 तो ये होगा नहीं, 2 के बाद 5 आता है तो ये यहाँ पर हो जाएगा, 2 के बाद 4 ये भी नहीं होगा। तो यानी कि कितने अंक हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। और इस प्रकार 4 जो है बार 2 के बाद विषम संख्या है, तो तब विकल्प आंसर आपका इसमें सी पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करना है और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। अब दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं प्रतीकों को निकाल दिया जाता है तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर की पहचान करना है। देखिए अब इसमें अगर हम दिए गए अनुक्रमों में केवल 2 स्वरों का प्रयोग हुआ है, एक हुआ है ए और एक हुआ है यू का, ए और इसके बाद यू का हुआ है। अब इसमें अगर देखेंगे तो ए जो है 2 बार और यू जो है 1 बार, ए यहाँ पर आया, यहाँ पर आया 2 बार और यू जो है 1 बार आया है। तो सबसे अधिक बार जो स्वर आया है वो ए हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए पार्ट डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हम इसमें देखते हैं चिन्ह को बदलते हैं तो दिया गया व्यंजन का मान पूछना है। अब गुणा को भाग करते हैं तो 225 भाग 15 है और भाग को हम क्या करते हैं, भाग को इसमें कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है। इसमें तो भाग को गुणा कर देंगे, ठीक है, जब कुछ नहीं बताया जाता है तो गुणा को भाग और भाग को जहाँ पे होगा वहाँ पे गुणा कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 15 गुणे 3। फिर इसके बाद माइनस दिया गया है, तो माइनस की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्नानुसार चिन्हों को तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का माइनस हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 से इसको कैंसिल करेंगे, भाग दिया गया तो 15 15 हम 225 होते हैं, 15 गुणे 3 आ जाएगा प्लस 7 माइनस 1, 15 3 45 प्लस 7 माइनस 1, 45 और 7 52 माइनस 1, 52 में से बचाएगा घटा 51। तो आपका आंसर इसमें टाइट कितना हो जाएगा, डी पार्ट 51, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि जोड़ का प्रतीक है ये चिन्ह और एट द रेट का अर्थ है घटाव, हैज का गुणा से लिए है और ये जो दिया गया डिवीजन का प्रतीक तो हल करना है। तो लगा देते हैं इसमें 75 ये डिवीजन के लिए है 5 और ये जोड़ का है, इसके बाद 20 एट द रेट जो है वो किसका है, घटाव का है। इसके बाद आता है 12, फिर आता है हैशटैग, तो हैशटैग गुणा का है, तो 12 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का 75 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएंगे प्लस 20 आ जाएंगे और यहाँ पे 12 3 36 कर देंगे। तो 20 और 10 30, 5 35 माइनस 36, इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे -1 इसका आंसर हो जाएगा, राइट, ठीक है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके लगाते हैं, इसका आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 तथा 39 के ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आती है। 29 और 39 के बीच अगर हम देखेंगे तो इसको हम दोनों जोड़ते हैं, 29 प्लस 39/2 मध्य संख्या पूछा गया है। तो इसमें देखिए 68 हो जाएगा, 29 39/2 करेंगे तो 34 और ठीक मध्य संख्या के पहले की संख्या तो 34 में से एक घटा देंगे तो 33। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट 33, ठीक है। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्मदिवस पर कुछ लड़के और लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी। पिता ने सभी लड़कों को 10 रुपये और सभी लड़कियों को 20 रुपये उपहार स्वरूप दिए। यदि कुल रुपये खर्च हुए 280 तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या x + 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बताया गया कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, यानी कि अगर लड़के अगर हो गए बॉयज x तो x + 2 गर्ल्स हो जाएंगे। और इसके बाद इसमें प्रश्नानुसार कहा गया है कि 10 रुपये लड़कों को दिए गए यानी कि 10x होगा और इसके बाद 20 रुपये लड़कियों को दिए गए यानी कि x + 2 जो है इंटू 20 इनको दिया गया, ठीक है, x + 2 ये 20 इनको दिया गया। और ये बता रहा है कि टोटल खर्च हुआ 280, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पे ऐड और बराबर 280 के। अब ये तैयार हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10x + 20x + 20 दूना 40 बराबर 280। इसमें हम पक्षांतर करेंगे तो 20x आया है तो 10 और 20 30x, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो 240 आएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो x = 8 आ जाएगा। तो इसमें लड़कों की संख्या जो पूछा गया था तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी कथन दिया गया है, रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ था। अब कथन इसके बारे में दिया गया है, उस कथन के अनुसार में बताना कि ये क्वेश्चन लग सकता है कि नहीं।
पहला कथन है, वर्तमान में रंजीत अपनी माँ से 24 साल छोटा है और रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ था, उनकी माँ से 31 साल छोटा है। अब इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस तरीके से टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो देखिए पहले हम इसको निकालते हैं। कथन सेकंड जो दिया गया है कि रंजीत का भाई 2001 में पैदा हुआ था, तो रंजीत के भाई का जन्म हुआ था 2001 में, ठीक है। और कह रहे रंजीत की माता का जन्म, तो उनकी माँ से 31 साल छोटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 2001 जो है इसमें माइनस हम कर देंगे 31, और ये माता का जन्म जो हुआ था वो 1970 में आ जाएगा आंसर, ठीक है। 31 साल छोटा करेंगे 2001 से तो 1970 हो जाएगा। ये हो गया माँ का जन्म दिवस, जन्म वर्ष। कथन सेकंड से माता का जन्म वर्ष 1970 हो जाएगा। अतः इसमें स्पष्ट होता है कि रंजीत का जन्म वर्ष ज्ञात करने के लिए कथन सेकंड और कथन दो क्या है, पर्याप्त हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कथन सेकंड और कथन दोनों सही है, तो आपका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करने जो अन्य विकल्पों से भिन्न है इनमें से। अब इसमें देखिए अगर दिया जाएगा तो ए, सी और डी, अगर हम इसमें देखते हैं तीनों में, तो चतुर्भुज के अंदर जो अक्षर, आकृति या प्रतीक दिए गए हैं वो सभी क्या हैं, समान हैं, मतलब लगभग समान है या एक ही वर्ण रूप के प्रतीक हैं, विकर्णवर्त हैं। लेकिन जो बी में पार्ट है, बी पार्ट है, इसमें क्या है कि इसमें ऐसा नहीं दिया गया है। इसमें देखिए चतुर्भुज है और इधर इस तरीके से प्लस है, तो ये एक अलग डिफरेंट दर्शाता है, तो आपका यही अलग हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्ष पढ़ें और आंसर देना है। कथन दिया गया है कि सभी नाइट्रोजन अद्वितीय हैं और सभी उर्वरक उपयोगी हैं। तो अद्वितीय और उपयोगी यानी कि नाइट्रोजन ये हो जाएगा अद्वितीय, ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर हम पार्ट देखते हैं तो दूसरा दिया गया है, ये हो जाएगा अद्वितीय, इसको फिर से दोबारा बना लेते हैं, अद्वितीय, छोटा वाला हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके बाद दूसरा दिया कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, यानी कि उपयोगी और उर्वरक के बारे में बात किया गया है। कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, सभी उर्वरक उपयोगी हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा उपयोगी, उपयोगी, और जो छोटा वाला है ये उर्वरक हो जाएगा। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर, ये हो गया तुम्हारा कथन। निष्कर्ष पर अगर देखते हैं तो कुछ उर्वरक उपयोगी हैं। अब उर्वरक ये दिया गया उपयोगी के अंदर है, तो कुछ उर्वरक हो जाएंगे उपयोगी, तो ये सही हो जाएगा। और कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन इस वाले में दिया गया है और उर्वरक इस वाले में, तो दोनों का कोई मेल ही नहीं है, तो सेकंड बी जो है गलत हो जाएगा। पहला ही निष्कर्ष निकलता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुसरण केवल एक जो है अनुसरण करता है, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इसमें असंगत अक्षर पहचानना है। तो इसमें अगर हम देखें तो 13,280, 14,237, 15,276, 16,272। अगर हम इसमें करें तो क्या है कि इसमें 16 जो है 272 को पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। काटते हैं तो 16 कम 16, 4 और 7 4 11, ठीक है। और 16 सत्ते कितना होता है 112, तो ये कट रहा है, तो 16 और 272 जो है पूर्णतः विभाजित हो रहा है। लेकिन अन्य में अगर हम काटते हैं तो ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, सबसे अलग क्या हो जाएगा 16 और 272। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। मालदीव, भूटान, नेपाल, सेशल्स। इसमें अगर हम देखें तो सेशल्स क्या है, अफ्रीका में स्थित है, जबकि अन्य देश जो है मालदीव, भूटान, नेपाल, ये कहाँ पर है, ये एशिया में स्थित है। तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा सेशल्स। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखेंगे तो एक व्यक्ति जो है पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर यानी कि इधर साइड में जा रहा है, ठीक है। और 100 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा, 100 मीटर इसको चला, इसके बाद ये बाईं ओर मुड़ा, ठीक है। और फिर 25 मीटर और चलता है। जब बाईं ओर मिलता है तो 25 मीटर और चलता है, यानी कि यहाँ से चला, फिर 25 मीटर और चलता है, 100 मीटर चला, फिर 25 मीटर और चला, ये 25 हो गया। और पुनः वो बाईं ओर मुड़ता है, 45 मीटर चलता है, तो इस तरीके से यहाँ तक आया, तो ये 45 मीटर चला, ठीक है। और अंत में वो बाईं ओर फिर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, यानी कि अंत में 22 मीटर, ये 25 मीटर इस तरीके से चलता है। अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो देखिए इस दिशा में जा रहा है, तो ये देखिए उत्तर ये हो गया, पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, दक्षिण होगा, तो ये दक्षिण दिशा में जा रहा है इस समय। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, दक्षिण, जो कि दिया गया है सी पार्ट में, ठीक है। और यही हमें पूछा गया था, सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।